तो विश्लेषण विधि क्या होती है? यह विधि विशेषतः ज्यामिति में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। तो ज्यामिति के लिए हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। गणित की समस्याओं के विश्लेषण में हल इस विधि का उपयोग करते हैं, किंतु ज्यामिति में साध्यों के अध्यापन में इसका विशेष महत्व है। जो भी थ्योरम जो होते हैं उसमें इसका महत्व होता है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के जटिल पक्ष का विश्लेषण कर यह ज्ञात किया जाता है कि किस प्रकार हल प्राप्त किया जा सकता है तथा इसके लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक है। समस्या के विभिन्न पक्षों का विच्छेदन करने को ही विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। तो विश्लेषण कहने का मतलब क्या क्या कहा गया यहाँ पे? समस्या के विभिन्न पक्षों का विच्छेदन। तो कहने का मतलब समस्या के जो विभिन्न जो पक्ष हैं उनको अलग अलग करना ही क्या है यहाँ पे? विश्लेषण है। इस विधि में जटिल समस्या को अनेक साधारण समस्याओं में विभाजित किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? जो जटिल समस्या होती है उसको छोटे छोटे साधारण समस्याओं में तोड़कर विभाजित किया जाता है। इस विधि के अनुसार हम अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्ष से दिए हुए तथ्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो यह विधि कैसी होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है और निष्कर्ष से तथ्य की ओर होती है। यदि हमें ज्ञात है कि असत्य है और सिद्ध करना हो कि वह भी सत्य है, तो विश्लेषण विधि के अनुसार हम कह सकेंगे कि वह तब सत्य हो सकता है जब असत्य हो तथा ब एवं अ परस्पर बराबर हो। इस विधि से छात्रों में अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है तथा आत्मनिर्भरता की भावना को बल मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो इस विधि से छात्रों में अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है तथा आत्मनिर्भरता की भावना को भी बल मिलता है। इसके बाद बोला कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। तो यह भी हम लोग किसके सहायता से देंगे? विश्लेषण विधि की सहायता से करेंगे। तो उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं एक को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समानांतर और उसकी आधी होती है। किसी बाह्य बिंदु से किसी दी हुई रेखा पर खींची गई रेखाखंड में से लंब सबसे छोटा होता है। विश्लेषण विधि यह प्रदर्शित करता है कि साध्य में रचना का कोई पद या उपपत्ति में कोई तर्क क्यों आवश्यक है और किस प्रकार हमें यह निष्कर्ष ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होता है। इस विधि में चिंतन सजीव एवं रोचक होता है तथा विद्यार्थी को तर्क संगत विधि से सोचने के अवसर मिलते हैं। अध्यापक को प्रत्येक नवीन समस्या या साध्य का विश्लेषण कक्षा में विद्यार्थियों की सहायता से करना चाहिए। इसके बाद है विश्लेषण विधि की विशेषताएं दिया हुआ है। किसी साध्य की उपपत्ति की खोज तथा निर्णय की रचना विश्लेषण विधि से बोधगम्य होती है, मतलब यह आसान पड़ता है। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं किसी नवीन समस्या का हल अथवा साध्य की रचना व उपपत्ति खो सकता है। इस विधि में हल या उपपत्ति को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें रटना नहीं होता है। इस विधि द्वारा बालकों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है तथा समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है तथा बालकों में खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। सीमाएं हैं, इस विधि से हल ज्ञात करने में अधिक समय लगता है क्योंकि तर्क करने की प्रक्रिया लंबी होती है। यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी उम्र के बालकों में अपेक्षित स्तर की तर्क शक्ति नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखते हैं संश्लेषण विधि, इससे लाभ इससे हानि। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए तो आज हम देखते हैं संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण की विधियों में संश्लेषण विधि, यह विधि विश्लेषण विधि की विपरीत एवं पूरक है। विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात हो गई साध्य की उपपत्ति या किसी समस्या के हल को संश्लेषणात्मक विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अधिकांश पाठ्य पुस्तकें संश्लेषण विधि द्वारा लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा, आपकी जो भी पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती है वो किसके आधार पर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि के आधार पर। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करते हैं और अनुमान के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो ये पूर्णतः अनुमान आधारित होता है।
रेखागणित के साध्यों में इस विधि द्वारा ज्ञात तथ्यों को आधार मानकर अज्ञात निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। अनुमान के आधार पर साध्य में रचना कर उसे सिद्ध किया जाता है। इस विधि में रचना का कारण नहीं दिया जाता। इस विधि में ज्ञात भ्रांतों की सहायता से अज्ञात तथ्यों या संबंधों का पता लगाया जाता है। इस विधि से समस्या का हल या साध्य को उपपत्ति एवं निष्कर्ष जो पहले से ही ज्ञात हो क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु अज्ञात निष्कर्ष को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्यामिति की पुस्तकों में विभिन्न साध्यों को सिद्ध करने के लिए विशेष प्रकार की रचनाओं की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इस विधि से स्पष्ट नहीं हो पाता। क्योंकि उनके साध्यों को सिद्ध करने में सहायता मिलती है, इसलिए वे उपयुक्त मानी जाती है। विद्यार्थियों को उन्हें रटना पड़ता है और एक बार भूल जाने पर तर्क द्वारा पुनः उसका निर्माण संभव नहीं होता। संश्लेषण विधि की विशेषता, यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। किसी भी गणितीय संबंधी हल को संगठित रूप से प्रस्तुत करने के लिए यह एक उपयोगी विधि है। तो मुख्यतः प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का उपयोग आवश्यक है। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि की पूरक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है तथा विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक है। अध्यापक के कार्य को इस विधि से सरल बना दिया जाता है। तो संश्लेषण विधि क्या करती है? अध्यापक के कार्यों को सरल बनाती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब हम पढ़ेंगे सीमाएं और कब उपयोग किया जाता है वो। चलिए अब देखते हैं सीमाएं। संश्लेषणात्मक विधि केवल सिद्ध कर सकती है किंतु समझा नहीं सकती। कहने का मतलब इस विधि का प्रयोग केवल सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, समझाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि इस विधि द्वारा यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि कोई रचना क्यों की गई है, अथवा कोई पद क्यों जोड़ा गया या घटाया गया है, या कोई पद विशेष किस कारण से चयन किया गया है। इसके बाद देखिए विश्लेषण विधि कब तथा कैसे। गणित के विभिन्न उप विषयों को पढ़ाते समय दोनों विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए जब हम लोग पढ़ाते हैं तो संश्लेषण विश्लेषण दोनों विधियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। विशेषकर ज्यामिति के साधनों को सिद्ध करने में अथवा समस्याओं को हल करने में सर्वप्रथम साध्य या समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? विश्लेषण करना पड़ता है, जिससे कि विद्यार्थी यह समझ सके कि कोई रचना या किसी पद का उपयोग क्यों किया गया है तथा किस प्रकार हमें यह निष्कर्ष को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। विश्लेषण के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि द्वारा सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्यों और कैसे प्रश्नों के उत्तर विश्लेषणात्मक विधि द्वारा बालकों को स्पष्ट हो जाए, जिससे रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिले। रहने नहीं है, रटने हैं, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिले। जहाँ तक संभव हो विद्यार्थी को स्वयं को हल ढूंढने या उपपत्ति का निर्माण करने के अवसर दिए जाएं, जिससे कि उनका अपेक्षित विकास संभव हो। पाठ्य पुस्तकें अधिकांशतः संश्लेषण विधि पर लिखी गई हैं, अतः गणित के अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस कमी को स्वयं के प्रयासों द्वारा कक्षा में दूर किया जाए। पाठ की तैयारी करते समय विश्लेषणात्मक पक्ष के बारे में विस्तार से सोचना आवश्यक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तुलना, जिसमें विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के मध्य तुलना किया गया है कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि कैसे एक दूसरे से अलग है या कैसे एक दूसरे के समान है। उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अब हम जानते हैं आगमन विधि के बारे में। आगमन इंडक्टिव मेथड के बारे में। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर अग्रसर करते हैं। तो आगमन विधि क्या होती है? जिसमें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं हम लोग। इसमें नियमों को निर्धारित करते समय विद्यार्थी अपने अनुभव एवं बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इस विधि को सामान्यानुमान
विधि भी कहा जाता है। यह विधि नवीन पाठों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से सिद्ध होती है। इसमें बालक के समक्ष भिन्न भिन्न उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वह सामान्यीकरण सरलता से कर सके। नियम निर्धारित हो, उनकी जांच की जाए। इस प्रकार अनुमान विधि में निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहला विशिष्ट उदाहरण, फिर उसके बाद है निरीक्षण, फिर करते हैं सामान्यीकरण और लास्ट में किया जाता है परीक्षण। विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय समान आगमन विधि को काम में लाया जाता है। तो जब विज्ञान विधि में हम लोग प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब हम लोग आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी प्रयोग करते समय अनेक स्थूल तथ्यों का अध्ययन करते हैं तथा सामान्य नियम का धारण करते हैं। आधुनिक गणित में आगमन एक महत्वपूर्ण सीखने की प्रक्रिया है। इस विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। गणित की रचना प्रक्रिया आगमन का विज्ञान है। आगमन का आरंभ निरीक्षण से होता है। हम निरीक्षण द्वारा किसी संभावित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्योंकि यह एक अनुमान ही होगा, जिसको प्रो जे एन कपूर ने कहा है। आगमन तर्क के माध्यम से विशिष्ट उदाहरणों से विशिष्ट नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उदाहरणों की सहायता से कहाँ किस ओर चलते हैं, नियम की ओर जाते हैं। किंतु आगमन तर्क एक प्रक्रिया है, न कि स्वयं एक सिद्धांत। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के दिमाग में प्रथम बार गणितीय आगमन का विचार दिया गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक विधियां, तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले देखिए विश्लेषणात्मक विधि है। विश्लेषण का अर्थ है किसी समस्या या साध्य को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करना, उन वस्तुओं को अलग करना जो एक साथ हो। ठीक है, तो विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे समस्याओं में तोड़ करके हल करने का प्रयत्न करते हैं। अब संश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण का अर्थ है कि समस्या या साध्य के विभिन्न भागों को एकत्रित कर लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। कहने का इसमें विभिन्न भिन्न भागों को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, है मतलब छोटे छोटे भागों में जो बटा हुआ रहता है उसको जोड़ करके एक समस्या को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ करके हल करने का कार्य करते हैं और इसमें टूटे हुए को जोड़ करके हल करने का कार्य करते हैं। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात या निष्कर्ष से अनुमान की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, अनुमान से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अज्ञात पक्षों को ध्यान में रखकर ज्ञात तथ्यों तथा सिद्धांतों का निर्णय कर हल या निष्कर्ष ज्ञात किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, साध्य या समस्या में दी हुई बातों को आधार बनाकर अभीष्ट निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो इसमें निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इस विधि से खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है विश्लेषण से। और संश्लेषण विधि से क्या होता है, इसमें खोज किए हुए तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का करते हैं। इसके बाद देखिए यह विधि चिंतन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इस विधि में उपपत्ति या हल चिंतन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।